नमस्कार, मैं डॉक्टर बहुसाहेब नड़े सुंदरराव सोलंकी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं और आज मैं आपके सामने संप्रेषण का तात्पर्य एवं स्वरूप इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं। तो चलिए सबसे पहले हम संप्रेषण का तात्पर्य देख लेते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इस नाते अगर देखा जाए तो वह निरंतर अपने आप को समाज के साथ जोड़े रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करता हुआ आज के मुकाम तक पहुंचा हुआ हम देख लेते हैं। आरंभ में वह अपने भाव, विचार, कल्पनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार के हावभावों का प्रयोग करता था, इशारों का प्रयोग करता था, संकेतों का प्रयोग करता था, साथ ही मुख से निकलने वाली सार्थक एवं निरर्थक ध्वनियों का भी प्रयोग करता था। जैसे जैसे वह मानव सभ्यता के रास्तों पर आगे निकलता गया, वैसे वैसे अपने भाव, विचार और कल्पनाओं को प्रभावत्मकता के साथ दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा को ईजाद करता गया। आज वह पूरी तरह से अपने भाव, विचार, कल्पनाओं को और सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करने लगा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य के भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम संप्रेषण कह सकते हैं। और एक बात याद रखना, इस संप्रेषण को सार्थकता प्रदान करने का काम यह भाषा करती है। यह बात अलग है कि संप्रेषण के साधन और माध्यमों में समय के साथ साथ और आवश्यकतानुकूल परिवर्तन जो है वह आता रहा है। इस दृष्टि से अगर संप्रेषण को परिभाषित करना हो तो हम इस तरह उसको परिभाषित कर सकते हैं। एक व्यक्ति के भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं को भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम संप्रेषण कह सकते हैं। यह संप्रेषण व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति परिवार के बीच, व्यक्ति समुदाय के बीच, व्यक्ति समाज के बीच समन्वय और तादात्म्य स्थापित करने का काम करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य के विकास और उत्थान में इस संप्रेषण की महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका हमें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम संप्रेषण इस शब्द के उत्पत्ति परक अर्थ को देख लेते हैं। संप्रेषण इस शब्द की निर्मिति दो शब्दों के संयोग से हुई है, सम और प्रेषण। सम का अर्थ है समग्रता के साथ या पूरी तरह से, और प्रेषण का अर्थ है प्रेषित करना, आगे भेज देना, पहुंचाना, अग्रसर करना। इस दृष्टि से देखा जाए तो समान रूप से या पूरी तरह से आगे भेज देना, आगे पहुंचाना। अब समान रूप से किसे आगे भेज देना, समान रूप से किसे पहुंचाना, तो व्यक्ति के भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं को समान रूप से आगे भेजना। इस तरह का अर्थ जो है संप्रेषण शब्द से प्रतिध्वनित होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। हिंदी के अंतर्गत इस संप्रेषण के लिए संचार और संवाद जैसे दो शब्दों का पर्याय के रूप में प्रयोग होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। संचार यह शब्द चर धातु से बना हुआ है और चर का अर्थ है निरंतर
चलने वाली प्रक्रिया। अब कौन सी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया? तो मनुष्य के भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं के आदान प्रदान की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को संचार कहा गया है और यही संचार संप्रेषण कहलाता है। तो दूसरा एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है संवाद। संवाद का अर्थ है चर्चा, और चर्चा हमेशा किसी न किसी विषय को लेकर होती रहती है और यह चर्चा निरंतर होती रहती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच यह चर्चा होती हुई हमें देखने के लिए मिलती है। चर्चा के लिए विषय होता है। तो यह जो चर्चा है वह चर्चा को भी संप्रेषण के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे हम संवाद कहते हैं। तो यह जो संप्रेषण है, संचार है या संवाद है, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है और वह अर्थ इस तरह है कि अपने भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं को किसी भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण, संचार या संवाद कहा जाता है। तो इस तरह संप्रेषण इस शब्द का अर्थ हमें देखने के लिए मिलता है। अब यह जो संप्रेषण का अर्थ उभर कर हमारे सामने आता है, उस अर्थ को देखते हुए संप्रेषण के कुछ लक्षण, कुछ तत्व या विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती है और वह विशेषताएं प्रमुखतः 5 है। उनमें से पहली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संप्रेषण के लिए वक्ता की आवश्यकता होती है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वक्ता और श्रोता यह महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से वक्ता को हम स्रोत भी कहते हैं। यह वक्ता जो है, उस वक्ता को अपने विचार, भाव, कल्पना और सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करना पड़ता है। उनमें से पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अपने भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं को उचित तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकता है और वह जिस उद्देश्य से पहुंचा रहा है उसका वह उद्देश्य पूरा हो सकता है। और इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का ज्ञान वक्ता को होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक स्तर को भी याद रखना चाहिए, यानी कि उसके जो भाव, विचार, कल्पना और सूचनाएं हैं वह किस वर्ग के लिए है। अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है, वृद्धों के लिए है, स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए है, किसानों के लिए है, व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए है, किस वर्ग के लिए है, किस स्तर के में रहने वाले लोगों के लिए है। इस बात को ध्यान में रखकर उसको संप्रेषण करना चाहिए, तभी उसका संप्रेषण सफल संप्रेषण हो सकता है, अन्यथा उसका संप्रेषण सफल संप्रेषण हो नहीं सकता। इस तरह इन दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसे अपने भाव, विचार, कल्पना तथा सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। यह पहली बात। संप्रेषण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता बताई जाती है संदेश। वक्ता को हमेशा जिस वर्ग के लिए संदेश देना है उस वर्ग के रुचि के अनुसार, उस वर्ग की आवश्यकता के अनुसार, उस वर्ग की जरूरत के अनुसार विषय का
चयन करना चाहिए और चयन के साथ साथ उनको समझ में आने वाली भाषा के माध्यम से उसका विवेचन भी करना चाहिए। तभी उस संप्रेषण का उद्देश्य जो है वह उद्देश्य सफल हो सकता है। भाषा चयन और विषय चयन यह वक्ता को हमेशा ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, तभी संप्रेषण का उद्देश्य सफल हो सकता है, अन्यथा वह संप्रेषण असफल संप्रेषण कहा जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता या लक्षण बताया जाता है माध्यम। अब यहां माध्यम के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ भाषा के रूप में हम ले सकते हैं, जिसे हम माध्यम के रूप में ही संबोधित करते हैं, यानी कि सामने वाले को समझ में आने वाली भाषा के माध्यम से विचार, कल्पना, भाव तथा सूचनाओं को प्रेषित करना, प्रस्तुत करना। इस अर्थ से भी माध्यम महत्वपूर्ण है। तथा दूसरा माध्यमों का अर्थ निकलता है कि किस माध्यम से उस वर्ग तक यह विचार पहुंचाने हैं। लिखित रूप से उन तक विचार पहुंचाने हैं, मौखिक रूप से उन तक अपने विचार पहुंचाने हैं, तार के द्वारा उनके पास यह विचार पहुंचाने हैं, फैक्स के द्वारा यह विचार उन तक पहुंचाने हैं, वीडियो के द्वारा यह विचार उन तक पहुंचाने हैं, या रेडियो के द्वारा यह विचार उन तक पहुंचाने हैं। किस माध्यम के द्वारा यह विचार उन तक पहुंचाने हैं, उस माध्यमों को तय करने के बाद ही भाव, विचार और कल्पनाओं की प्रस्तुति का स्वरूप जो है वह तय किया जा सकता है। और इसलिए उचित संदेश, उचित माध्यम का चयन ही संदेशों का प्रभाव जो है वह श्रोता पर डाल सकता है। अन्यथा इन दोनों में से किसी एक में भी अगर गड़बड़ी हो जाती है तो वक्ता का उद्देश्य कदापि सफल हो नहीं सकता। और इसलिए माध्यमों का चयन करते समय दो बिंदुओं पर उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सामने वाले को समझ में आने वाली भाषा का चयन, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह संदेश कैसे उन लोगों तक पहुंचाना है। इन दो बातों को ध्यान में रखकर ही वक्ता को अपने संदेशों का विवेचन करना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात कही जाती है ग्राही या लक्ष्य, जिसे हम श्रोता भी कह सकते हैं। अर्थात वक्ता ने कही हुई बात श्रोता तक पहुंचना। वक्ता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि श्रोता कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, किसान हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है, या किसी ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी श्रोता हो सकता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने भाव, विचार, कल्पना तथा सूचनाओं को प्रेषित करने का काम जो है वह वक्ता को करना चाहिए, उचित भाषा और माध्यमों का चयन करते हुए। साथ ही उस श्रोता की जो रुचि है, उस रुचि का परिणाम निरंतर उसके संदेशों पर होता रहता है। अगर वक्ता के द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही है, जिन विचारों को समझाया जा रहा है, वह विचार और सूचनाएं श्रोता के किसी काम की नहीं है, श्रोता को अगर उसमें रुचि नहीं है, श्रोता की दृष्टि से अगर वह किसी भी प्रकार के काम में आने वाली नहीं है,
तो ऐसी सूचनाओं को, ऐसे विचारों को श्रोता सुनेगा नहीं। और वह अगर नहीं सुनता तो जिस उद्देश्य से उसको सुनाने का प्रयास किया जा रहा है वह उद्देश्य कदापि पूरा हो नहीं सकता। और इसलिए वक्ता को हमेशा संदेशों को प्रेषित करते समय श्रोता की रुचि, श्रोता की आवश्यकता, श्रोता की जरूरत, श्रोता की उपयुक्तता, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संदेशों का चयन करना चाहिए। जब इन सभी बातों को ध्यान में रखकर वक्ता संदेशों का चयन करता है, उचित माध्यमों के द्वारा वह प्रेषित करता है, तभी श्रोता के मन पर, श्रोता के मस्तिष्क पर उस संप्रेषण का प्रभाव अंकित होता है। तब प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक के रूप में वह कोई ना कोई प्रतिक्रिया अपनी दर्ज करता है। और इसलिए पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता या लक्षण के रूप में हम कह सकते हैं फीडबैक या प्रतिपुष्टि। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिपुष्टि अर्थात उन सूचनाओं को लेकर मिलने वाली प्रतिक्रिया। वक्ता को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संप्रेषण किया जा रहा है उस उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में प्रतिपुष्टि को देखना चाहिए। और उचित प्रतिपुष्टि के रूप में प्रतिक्रिया अगर नहीं मिलती तो उसे चिंतन करना चाहिए कि उचित या अपेक्षित नतीजे क्यों नहीं मिले, यानी कि संदेशों के विवेचन में कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं, उसको देखना चाहिए। या उचित माध्यमों का चयन न हो पाने के कारण संप्रेषण में सफलता प्राप्त नहीं हुई। और इसलिए वक्ता में सुधार लाने के लिए, संदेशों में परिवर्तन या बदलाव लाने के लिए भी यह प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण होती है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रतिपुष्टि का हमें देखने के लिए मिलता है कि जिस उद्देश्य से हम यह संप्रेषण कर रहे हैं अर्थात सूचनाओं को पहुंचाने रहे हैं, तो सूचनाओं को पहुंचाने का उद्देश्य होता है विचारों में परिवर्तन लाना, वर्तन में परिवर्तन लाना, सोच में परिवर्तन लाना। अगर हमने संप्रेषण करने के बाद वह उससे प्रभावित होकर अपने विचारों में परिवर्तन लाता है, अपने विचार में परिवर्तन लाता है, अपने कार्य को गति दे देता है, तब हम कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से हमने यह संप्रेषण किया है वह उद्देश्य हमारा पूरा हो चुका है। और इस दृष्टि से वक्ता की दृष्टि से भी यह प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण है और श्रोता की दृष्टि से भी यह प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण है। इन दो दृष्टियों से इस प्रतिपुष्टि को हमें देखना चाहिए। इस तरह संप्रेषण के जो महत्वपूर्ण तत्व, लक्षण या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम देख सकते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संप्रेषण अर्थात अपने भाव, विचार, कल्पना और सूचनाओं को किसी भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम संप्रेषण कह सकते हैं। और इस संप्रेषण को भाषा के माध्यम से ही सार्थकता जो है वह प्रदान की जाती है। यही संप्रेषण है जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति परिवार के बीच, व्यक्ति समुदाय के बीच, व्यक्ति समाज के बीच या समाज, एक समाज और दूसरे समाज के बीच समन्वय और तादात्म्य स्थापित करने का काम करता है। मनुष्य के विकास और उत्थान में यही संप्रेषण
अहम भूमिका निभाता है और इसलिए यह संप्रेषण मनुष्य के समाज के प्रगति और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। संप्रेषण के प्रकार और महत्व को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।